हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रियल सोविनिटी के बारे में। तो क्या दुनिया में सिर्फ 4 देश ही सच में आज़ाद में है, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं संप्रभुता यानी सोविनिटी की असली परिभाषा क्या है। क्या सच में आज़ाद में है हमारे भारत, उसके बारे में जानेंगे। तो जब हम संप्रभुता यानी सोविनिटी शब्द चुनते हैं तो हमें लगता है कि हर देश पूरी तरह स्वतंत्र है, अपनी सीमाओं के अंदर बहुत जो चाहे कर सकता है, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में यह धारणा अधूरी हो जाता है। कागज पर तो दुनिया के लगभग 195 देश संप्रभु हैं, लेकिन असली दुनिया में सच्ची संप्रभुता यानी रियल सोविनिटी केवल उन देशों के पास होती है जो अपने फैसले बिना किसी बाहरी दबाव के ले सकते हैं, तो और उन फैसले को लागू करने की ताकत भी रखते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ संविधान या स्वतंत्र सरकार होना नहीं है, बल्कि यह है कि उस देश की नीति कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है, सुरक्षा की बात करें या तकनीक और वैश्विक संबंध की बात करें तो वो कैसी है और देश के नियंत्रण में ना हो सकता है। तो आज के ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में यह बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि देश आपस में इतने इंटरकनेक्टेड हो गए हैं कि एक का फैसला दूसरे को भी प्रभावित करता है, यानी एक देश का फैसला दूसरे देश पर बहुत प्रभावित करता है। तो इसीलिए अब सोविनिटी का मतलब है कि कंप्लीट स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस यानी रणनीतिक रूप से पूरी आज़ादी जिस देश के पास है वो ही रियल सोविनिटी कहलाएगा। तो मॉडर्न वर्ल्ड में पार्टिशियल सोविनिटी यानी ज़्यादातर देश क्यों पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज की दुनिया में अधिकांश देश यानी पार्शियल सोविनिटी यानी आंशिक संप्रभुता रखते हैं। जैसे उदाहरण में हम जानेंगे कि कोई यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि अपनी सुरक्षा के लिए नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर होते हैं, जिसका नेतृत्व यह से करता है। इसका मतलब यही है कि उनकी रक्षा नीति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। तो इसी तरह कई विकासशील देश जैसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के कर्ज पर निर्भर हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक नीतियों पर बाहरी प्रभाव पड़ता है। तो एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश सुरक्षा के लिए USA पर निर्भर होते हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे देश चीन और IMF दोनों पर निर्भर रहते हैं। तो अफ्रीका के कई देशों की अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश या कर्ज पर टिकी हुई है। इसीलिए भले ही ये देश स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन उनके बड़े फैसले अक्सर ग्लोबल पावर के प्रभाव में आ जाते हैं। यही कारण है कि वास्तविक संप्रभुता केवल कुछ ही देशों तक सीमित रह गया है। तो रियल सोविनिटी के 5 पिलर होते हैं। किन आधारों पर तय होती है असली ताकत, उसके बारे में जानेंगे। तो अगर हमें यह समझना है कि कौन सा देश सच में संप्रभु है, तो हमें 5 मुख्य पिलर्स को समझना होगा। पहले तो मिलिट्री पावर। तो जिसके पास मिलिट्री पावर होता है यानी सेना की ताकत जो देश की रक्षा कर सके और आक्रमण दोनों से सक्षम हो सके। दूसरा है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना चाहिए, यानी देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो कि वह बाहरी कर्ज या सहायता पर निर्भर न हो सके। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, यानी देश के पास अपनी टेक्नोलॉजी होता है और जैसे AI, स्पेस और डिफेंस सिस्टम आदि ये सब खुद के देश में होना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल। तो चौथा है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, यानी सरकार अपने फैसले खुद ले सके बिना किसी दबाव के। पांचवा है ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यानी वह देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, यानी जो देश ग्लोबल इन्फ्लुएंस कर सकता है वो ही रियल सोविनिटी कहलाएगा। यानी ये मैंने 5 पिलर कह दिया है तुम्हें। अब दुनिया में बहुत कम देश जिनके पास ये पांचों शक्तियाँ एक साथ है, और यही कारण है कि केवल कुछ ही देशों को रियल सोविनिटी पावर कहा जाता है, क्योंकि इस 5 पिलर में से कोई ना कोई एक पिलर छूट जाता है उन देशों के पास। तो यूनाइटेड स्टेट ग्लोबल सिस्टम का आर्किटेक्ट कहा जाता है, यानी US कैसे रियल सोविनिटी रखता है उसके बारे में जानेंगे।
तो यूएस आज भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका आर्थिक और वित्तीय नियंत्रण, खासकर डॉलर सिस्टम की, क्योंकि डॉलर पर ही दुनिया चलता है। तो दुनिया का ज़्यादातर व्यापार डॉलर में ही होता है और इसका मतलब है कि यूएसए ग्लोबल इकोनॉमी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसके अलावा यूएसए के पास दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री भी है, जिसके बेसेस दुनिया के कई देशों में मौजूद है। नाटो का नेतृत्व भी यूएसए के हाथ में ही है, जिससे वह यूरोप की सुरक्षा नीति को प्रभावित करते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी यूएसए आगे है, जैसे सिलिकॉन वैली, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ग्लोबल इनोवेशन को ड्राइव भी करते हैं। यूएसए सैंक्शन के जरिए किसी भी देश की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि उसने ईरान और रशिया के साथ किया है। इसीलिए यूएसए को सिस्टम मेकर कहा जाता है, यानी वह नियम बनाता है और बाकी देश पर यानी उन्हें फॉलो करना पड़ता है बाकी देशों को। तो चाइना यानी सिस्टम चैलेंजर के रूप में दिखाई देता है। तो चाइना पिछले 30 वर्षों में तेजी से उभर कर यूएसए का सबसे बड़ा कंपटीशन यानी कॉम्पिटिटर बन गया है। इसकी ताकत है कि इसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बन चुका है। यानी चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र हो गया है। इसके अलावा चाइना के पास विशाल पॉपुलेशन है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करता है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के जरिए चाइना ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाकर अपना इन्फ्लेक्शन यानी इन्फ्लुएंस भी बढ़ा दिया है। तो टेक्नोलॉजी में भी चाइना तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसे एआई में, 5G में, डिजिटल करेंसी में, और वही क्षेत्र में यूएसए को चुनौती भी दे रहा है। तो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम उसे तेजी से निर्णय लेने की अनुमति भी देता है, जिससे वह ग्लोबल प्रेशर को आसानी से इग्नोर कर देता है। इसीलिए चाइना को सिस्टम चैलेंजर कहा जाता है, यानी वह एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आता है रशिया, जो मिलिट्री सोविनिटी का सिंबल की यानी प्रतीक के रूप में दिखा जाता है। तो रूसिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है और एनर्जी रिसोर्सेज भी है। तो रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो उसे एक पावरफुल डिफेंस भी बनाता है। इसके अलावा रूस तेल और गैस का बड़ा एक्सपोर्टर भी है, जिससे वह यूरोप और अन्य देशों की एनर्जी सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। तो यूक्रेन वॉर के दौरान रूसिया पर भी सैंक्शन लगाए गए थे, लेकिन फिर भी अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री ऑपरेशन को जारी भी रखा था, यानी अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया था रशिया ने। तो यह दिखाता है कि रशिया एक्सटर्नल प्रेशर के बावजूद अपने फैसले लेने में सक्षम है। इसीलिए रशिया को सिस्टम ब्रेकर कहा जाता है, यानी वह ग्लोबल सिस्टम को चुनौती देता है और अपने रूल पर चलता है। तो उसके बाद इंडिया जाता है चौथे नंबर पर। तो ये बैलेंसिंग पावर दिखाता है इंडिया, यानी इमर्जिंग सोवियत के रूप में। तो इंडिया एक यूनिक पोजीशन में होता है। यह न तो पूरी तरह यूएसए के साथ होता है, न ही चाइना या रशिया के साथ होता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित होता है, जिसका मतलब है कि वह अपने हितों के अनुसार फैसला लेता है। उदाहरण के लिए यूक्रेन वॉर के दौरान इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना जारी रखा था, जबकि यूएसए और यूरोप ने सैंक्शन लगाए थे। साथ ही इंडिया क्वाड, जिससे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये भी हिस्सा हैं, जो चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। तो इंडिया भी क्वाड का एक मेंबर है। तो इंडिया की इकोनॉमिक तेजी से बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बहुत मजबूत से आ रहा है, जैसे इसरो में, डिजिटल इंडिया में, ये सब में भारत भी आगे से बढ़ रहा है। तो इसीलिए इंडिया को सिस्टम बैलेंसर कहा जाता है, यानी यह ग्लोबल पावर के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है। यानी ये रह गए वर्ल्ड के 4 मेन कंट्री, यानी सोविनिटी कंट्री, रियल सोविनिटी। तो न्यूक्लियर वेपन्स यानी सोविनिटी का अल्टीमेट सील भी होता है, यानी न्यूक्लियर वेपन्स जिसके पास है वो अपने आप को सार्वभौमता प्राप्त कर सकता है।
जैसे न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी देश की संप्रभुता का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है उन्हें कोई भी देश सीधे अटैक करने से पहले कई बार सोचता है। यही कारण है कि यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया चारों न्यूक्लियर पावर होते हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब है कि अगर कोई देश हमला करता है तो उसे भी उतना ही नुकसान होता है, इसीलिए युद्ध टल जाता है। जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है वे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी एक्सटर्नल अलायंस पर निर्भर हो जाता है, जैसे यूरोप कंट्री में होता है। तो इसीलिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अल्टीमेट सोवेरेनिटी टूल माना जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, यानी असली युद्ध पैसे का ही होता है। आज के समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इकोनॉमिक से भी लड़ा जाते हैं। तो यूएसए सैंक्शन के जरिए देशों की इकोनॉमी को क्रिपल भी कर सकता है। चाइना ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल करता है। रशिया ने एनर्जी एक्सपोर्ट के जरिए लेवरेज भी बनाता है। वैसे इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट के रूप में ग्लोबल इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। यानी ये चार देश अपने अपने फायदे देखते हैं और विश्व को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो जिन देशों की इकोनॉमी मजबूत नहीं होती वे आईएमएफ या अन्य इंस्टीट्यूशन पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे उनकी पॉलिसी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। इसीलिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सोवेरेनिटी का एक क्रूशियल पिलर होता है। उसके बाद जान लेते हैं टेक्नोलॉजी कंट्रोल, यानी ये फ्यूचर वार का हथियार बन सकता है। तो फ्यूचर वार ट्रेडिशनल वेपन्स से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़े जाएंगी, जैसे एआई में, साइबर वेयरफेयर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, क्वांटम कंप्यूटिंग में। ये सब नए बैटलफील्ड बन जाएगा भविष्य में। तो यूएसए और चाइना इस रेस में सबसे आगे हैं, जबकि रशिया डिफेंस टेक्नोलॉजी में मजबूत है और इंडिया तेजी से कैचअप भी कर रहा है। जिन देशों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी सोवेरेनिटी सीमित हो जाती है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी कंट्रोल फ्यूचर सोवेरेनिटी का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बन गया है। उसके बाद जानते हैं क्या यूरोप, जापान जैसे देश कभी फुली सोवेरेनिटी बन सकते हैं। तो यानी फुली सोवेरेन क्या बन सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यूरोप के कई देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग तो हैं, लेकिन मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में वे यूएसए पर ही निर्भर रह जाते हैं। जापान और साउथ कोरिया जैसे देश टेक्नोलॉजी में तो आगे हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी यूएसए के साथ अलायंस पर आधारित होता है। तो फ्रांस और यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो है, लेकिन ग्लोबल इन्फ्लुएंस में वे यूएसए के बराबर नहीं कर सकते। इसीलिए ये देश पावरफुल तो हैं, लेकिन पूरी तरह सोवेरेन नहीं है। भविष्य में यह बदल सकता है लेकिन फिलहाल तो ये गैप ही बना रहेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, यानी दुनिया की असली ताकत किसके पास होगा। तो अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो हमें समझ आता है कि सभी देश बराबर नहीं है। कुछ देश सिस्टम बनाते हैं, कुछ उसे फॉलो करते हैं और कुछ उसे चैलेंजेस भी करते हैं। तो वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स सिस्टम मेकर है, चाइना चैलेंजर है और रशिया ब्रेकर है और इंडिया बैलेंसर के रूप में देखा जाता है। यही चारों देश ऐसे हैं जिनके पास मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में रियल सोवेरेनिटी के बॉल इन्हीं के पास है। बाकी देश या तो अलायंस में बंधे हुए हैं या इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।